साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में आखिर महात्मा गांधी जी की क्या भूमिका थी, क्या योगदान था। मैं समझ रहा हूं कि शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो या कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें महात्मा गांधी से संबंधित डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कोई प्रश्न ना पूछा जाता हो। तो मैंने कोशिश की है एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की, शायद ही ऐसा कोई प्रश्न हो जो कि इसमें ना लिया गया हो। तो हम बात करते हैं महात्मा गांधी के संबंध में। हम उनको दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग यह है कि उनकी बेसिक जानकारी, और दूसरा भाग उनका होता है जो गांधी युग चालू होता है 1917 से 1948 तक, जब तक वो जीवित रहे। तो बेसिक जानकारी में हम लेते हैं यहां से नाम। उनका जो नाम था, यानी कि उन्हें महात्मा गांधी तो हम कहते थे, लेकिन उनका जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 1869 अहिंसा दिवस। तो एक आपको याद रखना है कि जब गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा दिवस इसलिए कि गांधी जी जो प्रयोग करते थे, सत्याग्रह करते थे, वो अहिंसा पर करते थे, कोई लड़ाई दंगा नहीं। अनशन करना उनका काम था कि आखिर अनशन किया और अंग्रेजों को झुकाया। तो अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। कि कब? गांधी जी का जन्म के आधार पर 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम जो था, उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, पुतलीबाई गांधी। पिता का नाम था करमचंद गांधी। पत्नी जो थी, पत्नी महात्मा गांधी की जो थी वो थी कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की जो शादी हुई थी वो हुई थी लगभग 13 वर्ष की आयु में शादी हो गई थी। और उस समय जो उनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उनकी जो आयु थी लगभग 14 वर्ष। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। कितने? 4 पुत्र थे महात्मा गांधी के, जिसमें पहले हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। राजनीतिक गुरु, जो राजनीतिक दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी भारत आए तो उन्होंने मुलाकात की गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनके राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि पहले आप 2 साल भारतीय राजनीति है उसका अध्ययन करें, या भारतीय इतिहास का। अच्छा, उनकी शिष्या, देखो शिष्या जो थी ज्यादा जानते हैं उनका नाम मीरा था, लेकिन मीरा जो नाम था वो महात्मा गांधी जी ने उन्हें दिया था। महात्मा गांधी की उनकी जो शिष्या मीरा थी उनसे मुलाकात 1925 में हुई। कब हुई? 1925 में। लेकिन ये ब्रिटेन की रहने वाली थी और इनका जो वास्तविक नाम था वो था मेडेलिन स्लेड। मेडेलिन स्लेड इनका वास्तविक नाम था, लेकिन मीरा जो नाम दिया, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति में रुचि रखती थी, वो कई भाषाओं को जानती थी, इसमें हिंदी भी शामिल थी। फिर उनकी मुलाकात 1925 में महात्मा गांधी से हुई, तो महात्मा गांधी ने उनको नाम दिया मीरा, जबकि वास्तविक नाम था मेडेलिन स्लेड। अब आइए पढ़ाई। महात्मा गांधी जो थे 1889 89 से 1891 तक 2 साल के लिए इंग्लैंड गए। किस लिए? बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए। यानी कि 2 साल इनकी जो पढ़ाई हुई 1889 से 1891, 1889 से 1891 तक ये इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में जाके इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद ये वापस आ गए। अब इसके बाद इनका जो सफर चालू होता वो होता दक्षिणी अफ्रीका का। दक्षिणी अफ्रीका का क्या हुआ कि 1893 में 1893 में 1893 में एक मुस्लिम व्यापारी सेठ, जिसका नाम था सेठ अब्दुल्ला। क्या नाम था? सेठ अब्दुल्ला। उन्होंने इनको बुलाया दक्षिणी अफ्रीका, क्या? क्योंकि उनके व्यापार से संबंधित जो काम थे, जो पेंडिंग पड़े थे, केस पड़े थे, वो महात्मा गांधी को वो देना चाहते थे। तो इनका सफर फिर चालू होता कि 7 जून 1893 में पानी के जहाज से डरबन पहुंचे। महात्मा गांधी जो है 1893 में पानी के जहाज से कहां पहुंचे? डरबन, साउथ अफ्रीका। जहां 7 जून 1893 की
93 को प्रोटोरिया के लिए ट्रेन पकड़ी। जब महात्मा गांधी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने 1893 में डरबन पहुंचे तो वहां से उन्होंने प्रोटोरिया के लिए एक ट्रेन पकड़ी, यानी प्रोटोरिया जाने के लिए ट्रेन ली उन्होंने। लेकिन उससे पहले एक जगह पड़ती है पीटर मारिटबर्ग। वहां क्या हुआ कि वहां पर उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, लेकिन उन्हें फर्स्ट क्लास में सफर नहीं करने दिया गया। क्या थी? ट्रेन की फर्स्ट क्लास की, प्रथम श्रेणी की उनके पास टिकट थी, लेकिन उन्हें फर्स्ट क्लास में सफर नहीं करने दिया गया, बल्कि थर्ड क्लास के लिए कहा गया और वहां पर उनको ट्रेन से उतार दिया। वहां पर वेटिंग रूम में उन्होंने अपनी रात काटी, उन्होंने रात वेटिंग रूम में बिताई। ठीक है, फिर क्या हुआ उसके बाद, जब क्योंकि गांधी जी को यह बात उनके दिल पे चुभी और उन्होंने सत्याग्रह का उन्होंने प्रण ले लिया कि जो ये रंग भेद नीति है, ये आपका बोलते हैं इसे, ये बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव, रंग भेद नीति, जाति भेदभाव को खत्म करने का उन्होंने प्रण लिया। और प्रण लेने के साथ क्या हुआ कि 1894 में 1894 में द नेशनल इंडियन कांग्रेस, कौन सा? द नेशनल इंडियन कांग्रेस एनआईसी की स्थापना उन्होंने साउथ अफ्रीका में की। किस जगह? इन नेटल कॉलोनी साउथ अफ्रीका, एक नेटल जो कॉलोनी थी उसी के नाम पर उन्होंने एक कांग्रेस की स्थापना की, जिसका नाम था द नेशनल इंडियन कांग्रेस। एक पार्टी बनाई जो कि भारतीयों के अधिकार, भारतीयों के साथ होने वाले व्यवहार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे। फिर उसके बाद 1903 में 3 जून 1903 में 1903 में उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, भारतीयों की राय, इंडियन ओपिनियन, भारतीय राय। इसलिए वो उसका भी लक्ष्य, उसका उद्देश्य यही था कि जो भारतीयों के साथ जो भारतीयों के अधिकार दबाए जा रहे हैं, या आपकी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जाति भेदभाव, आपका रंग भेदभाव, उसके खिलाफ 1904 में। उसके बाद 1904 में डरबन के निकट, 1904 में डरबन जो साउथ अफ्रीका में, उसके निकट महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। किसकी? एक आश्रम बनाया, जैसे गुजरात में साबरमती आश्रम बनाया, ऐसे ही फिनिक्स जो जगह थी डरबन के पास, वहां पर महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम बनाया। गांधी जी ने पहला आश्रम बनाया जो साउथ अफ्रीका में। 1906 में 1906 में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह किया। अब देखो, इसमें आपको बताऊं कि अगर भारत में पहला अगर सत्याग्रह है तो वो है चंपारण 1917 का, लेकिन अगर महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाए तो साउथ अफ्रीका में वो पहला सत्याग्रह 1906 में कर चुके थे। कितने में? 1906 में वो किस जगह किया था उन्होंने? साउथ अफ्रीका में पहला सत्याग्रह। अच्छा, सत्याग्रह जो होता है सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह जो होता है आखिर उसकी प्रेरणा कहां से मिलती है? वो हर चीज का एक स्रोत होता है। तो आपको बता दूं, सत्याग्रह की जो प्रेरणा मिली थी वो एक हेनरी डेविड के उपन्यास, जिनका नाम था, देखो हेनरी डेविड जो उपन्यासकार थे, अच्छे उपन्यासकार, उपन्यास पढ़ा और उससे ही उनको प्रेरणा मिली। किस चीज की? सत्याग्रह की। सत्याग्रह की प्रेरणा जो मिली थी, सत्याग्रह के जो स्रोत थे वो आपके हेनरी डेविड थे, जो कि उपन्यास पढ़कर उन्हें सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया। यानी विचार जो आया, मोटिवेशन जो आया दिमाग में जो आया सत्याग्रह के लिए, वो आपके ये हेनरी डेविड के द्वारा आया। अब चलते हैं हम गांधी युग के संबंध में। गांधी युग यानी भारत में उनका आगमन जो हुआ, साउथ अफ्रीका से वो वापस आए, वो आए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए। कब आए? 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी जो है, मैं आपको बता दूं कि अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या? अप्रवासी दिवस।
महात्मा गांधी लगभग 21 वर्ष जो है साउथ अफ्रीका में रहे और उसके बाद वो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ गए। इसी कारण से 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, भारत आने के बाद उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इनसे मुलाकात हुई। और गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात हुई तो उन्होंने उन्हें भारत की राजनीति संबंधित पढ़ने के लिए कहा, अध्ययन करने के लिए कहा। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। कब की? 1916 में। 15 को वो आए, 16 में स्थापना की, 17 में चंपारण किया। ऐसे याद कर लीजिए। चंपारण यानी कि आंदोलन करने से पहले उन्होंने एक आश्रम बना लिया यहाँ रुकने की व्यवस्था करने के लिए। ऐसे समझ लीजिए कि 1 साल पहले उन्होंने व्यवस्था कर ली थी, आकर रुकना कहाँ है, आश्रम बना लिया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गुजरात में। भारतीयों से ब्रिटिश सेना में भर्ती करने के लिए आह्वान किया, अपील की कि आप ब्रिटिश सेना में भर्ती हो। वो गांधी जी ने इसलिए किया कि गांधी जी को अंग्रेजों ने आश्वासन दिया कि अगर भारतीय लोग हमारी सहायता करते हैं तो विश्व युद्ध खत्म होने के बाद हम भारतीयों के लिए सम्मान देंगे, उन्हें सुविधाएं देंगे, प्रशासनिक सेवाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यानी गांधी जी के साथ अंग्रेजों ने वहां भी छल किया। गांधी जी ने हमेशा अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन छलपूर्ण माहौल से उनको हर बार छला गया। गांधी जी ने भारतीय जो युवा है उनसे सेना में भर्ती करने की अपील करी। 1917 में चंपारण आंदोलन, 1917 में जो हुआ वो चंपारण आंदोलन हुआ, जो कि बिहार में। चंपारण आंदोलन जो था वो नील की खेती से संबंधित था और वहां पर 3 कठिया प्रणाली अपनाई गई। अंग्रेज ये कहते थे कि आपकी जो उपजाऊ भूमि है उस पर तीसरा भाग, कितने का? 20 में तीसरा भाग, यानी कि तीसरा भाग कितने में? 20 में, या लगभग 15%। लगभग उपजाऊ भूमि पर 15% पर आप नील की खेती करें। अब किसान इसलिए नहीं करना चाहता था कि पहली बात तो वो नील की खेती जो करता, नील का जो माल निकलता वो डायरेक्ट बाजार में बेच नहीं सकता था, अंग्रेजों को सस्ते मूल्य पर देना पड़ता था। वहीं दूसरा आपका ये था कि जो नील का पौधा जो होता था उसकी जड़ें लंबी होती थी, वो भूमि को खराब कर देती, अनउपजाऊ बना देती थी, इसीलिए किसान बचना चाहता था उससे। इसके लिए क्या हुआ कि राजकुमार शुक्ल जो थे उन्होंने गांधी जी के बारे में सुना तो उन्होंने गांधी जी को चंपारण बुलाया। बोले कि आप आइए और हमारी समस्या का हल कीजिए। और गांधी जी फिर चंपारण पहुंचे और चंपारण आंदोलन चालू हुआ। फिर उसके बाद 1918 में हुआ अहमदाबाद मिल मजदूर समस्या। अहमदाबाद में मिल मजदूर समस्या ये थी कि मिल के मालिक जो थे वो तनख्वाह वगैरह कम देते थे, वेतन कम देते थे, और जो कर्मचारी थे वो ये चाहते थे कि हमारी तनख्वाह जो बढ़ जाए। गांधी जी ने वहां पर पहुंचकर अपने प्रयास से दोनों की समस्याओं को हल किया और मिल मालिकों को और मजदूरों को सहमत कर उनके वेतन में 35% वृद्धि की बात हुई और 35% वृद्धि के साथ वो समस्या खत्म की अहमदाबाद। उसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन की समस्या ये थी कि भूमि कानून के अंतर्गत अगर किसान की जो पैदावार है वो 25% से कम है, उसका स्तर 25% से कम है, तो उस साल किसान से कर नहीं लिया जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि किसान तो कह रहे हमारी जो फसल है वो 25% से कम है, लेकिन अंग्रेज अधिकारी जो थे वो ये कह रहे कि आपकी फसल ज्यादा हुई है, अच्छी हुई है। उस समस्या के लिए खेड़ा आंदोलन किया गया, जो कि हुआ 1918 में। इसका में गांधी जी ने आंदोलन में सहभागिता की और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की। उसके बाद होता रोलर एक्ट। रोलट एक्ट जो था, एक कमेटी बनी जिसका अध्यक्ष थे सर सिडनी रोलट, जिनका नाम था सर सिडनी रोलट।
और उन्होंने 1919 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया। उनकी सिफारिश पर 19 मार्च 1919 को 19 मार्च 1919 को एक एक्ट पास हुआ, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में यह था कि पुलिस, जो अंग्रेजों की पुलिस थी, वो किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर कारावास में 2 वर्ष तक रख सकती थी। मतलब उसके लिए कोई ना वारंट की जरूरत थी, ना किसी दलील की जरूरत थी। वो चाहती तो किसी को भी उठा ले और उसके खिलाफ जिसको वो पकड़ना चाहे पकड़ ले। यानी बंदी जो है वो ना तो वकील खड़ा कर सकता, ना दलील दे सकता, यानी किसी भी तरह की सहायता भी नहीं ले सकता। 2 साल तक वो उसको बंदी बना के रख सकते थे संदेह के आधार पर। तो इसको काला कानून बोला गया। कौन सा कानून? रॉलेट एक्ट जो पास हुआ उसे बोला गया काला कानून। इसी तरह इसमें यह भी था कि किसी घर की या किसी भी स्थान की तलाशी बिना वारंट के वो जब चाहे उनके मन में हो तभी ले सकते हैं। तो इन समस्याओं का जो कि उभार हुआ या जो निकल के आए वो रॉलेट एक्ट से आई। इन्होंने कानून बना दिया। अब रॉलेट एक्ट जब कानून बना तो जनता जो थी वो उसमें आक्रोश था, और आक्रोश के लिए उन्होंने एक सभा रखी जो कि सिंपल केवल वार्ता करने के लिए थी। वो रखी गई 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पास एक प्लॉट पड़ा था जिसके चारों तरफ मकान बने हुए थे। मतलब खाली जगह, प्लॉट नहीं, खाली जगह पड़ी हुई थी। वो किसी जल्ली नाम के व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। वहां पर क्या था कि देखो जलियांवाला कांड है ना, वो उसी जगह का है। जलियांवाला बाग कोई वहां बाग नहीं था। मैंने बताया ना कि एक जगह थी, उसके चारों तरफ मकान बने थे, केवल एक ही रास्ता था। उसमें सभा हुई। अच्छा, क्योंकि मंदिर जो है, अमृतसर मंदिर जो है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जो है वो पास में ही है। तो वहां जो तीर्थ यात्री आते थे, उन्होंने देखा कोई सभा हो रही है, कविताएं हो रही है, मंच शेयर हो रहा है, तो वो भी सुनने के लिए आ गए। वो ऐसा होता है कि कहीं कोई सभा कविता हो रही हो तो आम पब्लिक जो किसी से कोई मतलब नहीं है वो भी पहुंच जाती है सुनने के लिए। वही हुआ जलियांवाले कांड में। जलियांवाले बाग में जो थे वो आम पब्लिक 7 व्यक्ति बोल चुके थे। लास्ट जो कविता थी फरियाद, फरियाद कविता पढ़ी जा चुकी थी। तभी वहां पर एंट्री होती है जनरल डायर की। जनरल डायर जब आए तो उन्होंने लगातार 10 मिनट तक गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें जो कि अनगिनत लोग जिनकी जान चली गई। कुछ लोग वहां पर एक कुआ था उसमें कूदे, उस कारण से वो मारे गए। तो लगभग कांग्रेस कमेटी ने 1000 लोगों से ऊपर की बात की कि 1000 लोग से ज्यादा लोग मारे गए थे लगभग। जनरल डायल के अनुसार, जनरल डायल के अनुसार लगभग वहां 20,000 लोग खड़े मतलब इकट्ठे हुए थे। जब गोली चलाई गई तो उसमें 379 जो था, उन्होंने जो कि आपके अंग्रेजों के कानून ने माना कि 379 लोग थे वो मारे गए, लेकिन जबकि कांग्रेस की रिपोर्ट ये कहती कि 1000 से ऊपर लोग मारे गए थे। उसके बाद क्या क्या 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। तो खिलाफत आंदोलन सभी जानते हैं कि तुर्क, क्योंकि तुर्क जिस देशों की तरफ से लड़ रहा था उनकी हार हुई थी, और मित्र देश जो थे जिधर वो ब्रिटेन था उनकी जीत हुई। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि तुर्की का एक तो विभाजन करवा दिया, दूसरा वहां खलीफा जो पद था उसे खत्म कर दिया, जो धार्मिक मामलों को मुसलमानों को देखता उसे खत्म कर दिया। उससे नाराज होकर शौकत अली और मोहम्मद अली यानी अली बंधुओं ने क्या, अली बंधु कौन कौन से, शौकत अली और मोहम्मद अलियों ने खिलाफत कमेटी बनाई, और खिलाफत कमेटी के बाद खिलाफत आंदोलन चालू किया, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने आगे जाके किया। महात्मा गांधी ने उनका नेतृत्व केवल इसलिए किया क्योंकि अगर वो मुसलमानों की सहायता करेंगे तो मुसलमान जो हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता पैदा होगी, और असहयोग आंदोलन में या राष्ट्रीय आंदोलन में वो खड़े हो सकेंगे और साथ देंगे कांग्रेस का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन देखो इसके नाम से ही है,
असहयोग का मतलब है सहयोग ना करना। अंग्रेजों को अब तक हम सहयोग कर रहे थे, कर भी दे रहे थे, उनकी सभाओं में शामिल हो रहे थे, उनसे भारत की आजादी के लिए अपनी बात भी रख रहे थे, लेकिन जब बात ना बनी तो फिर असहयोग चालू कर दिया। असहयोग कैसे? आपकी कोई नहीं सुनना हो तो उसके काम को वैसे उल्टा सीधा निकालना, ध्यान ना देना। इसी तरीका से महात्मा गांधी ने धमकी दी कि हम कर नहीं देंगे, सभाओं में शामिल नहीं होंगे। यानी कुल मिला के हमने धीरे धीरे अंग्रेज सरकार के नाक में दम करना चालू कर दिया, असहयोग करना चालू कर दिया। अच्छा, ये असहयोग आंदोलन जो था वो व्यापक रूप ले चुका था, पूरे देश में फैल चुका था। इसमें आपकी विदेशी जो सामान थे उनका बहिष्कार किया गया, स्वदेशी को अपनाया गया, चरखा को घर घर पहुंचाया गया। लेकिन पब्लिक हिंसात्मक हो गई, और हिंसात्मक होने का रूप का ये हुआ, हिंसात्मक होने से ये हुआ कि 5 फरवरी, जब पब्लिक हिंसात्मक होगी तो 5 फरवरी को गोरखपुर में चौरी चौरा एक जगह है, वहां पर क्या किया कि चौरी चौरा कांड हो गया। क्या कि एक जो चौकी थी उसको भीड़ ने, हिंसात्मक भीड़ ने घेर लिया और घेर कर उसमें आग लगा दी। आग लगाने से 21 लोग, 21 सिपाही जो थे, 21 सिपाही जो थे वो मारे गए और एक थानेदार मारा गया। 21 सिपाही और एक थानेदार मारा गया। अब गांधी जी ने देखा कि भीड़ हिंसात्मक हो रही है, तो उन्होंने क्या किया कि ये 5 फरवरी को तो भीड़ हिंसात्मक हुई, चौकी में आग लगाई। उन्होंने 11 फरवरी को आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। क्या? आंदोलन समाप्त की घोषणा कब की? 11 फरवरी 1922 को, क्योंकि भीड़ हिंसात्मक हो चुकी थी। अब क्योंकि व्यापक रूप आंदोलन ले चुका था, तो कांग्रेस के अन्य नेता थे वो उससे थोड़ा चिंतित हुए और उन्हें अजीब भी लगा। इसके संबंध में सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यह काफी कष्टदायक है। वहीं नेहरू जी क्रोधित हो गए और उस परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1923, देखो 22 को समापन हुआ, 1 जनवरी 1923 को क्या हुआ कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन किया। कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन किया। अब आइए 1924 में, 1924 में आकर गांधी जी की क्या भूमिका रही? 1924 में गांधी-दास समझौता हुआ। कौन? चित्तरंजन दास और गांधी जी में। दो बात निकल के आई सामने। क्या? गांधी दास समझौते थे, एक तो एक असहयोग कार्यक्रम जो था, असहयोग वो राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। दूसरा, स्वराज को अधिकार की, स्वराज जो पार्टी थी उसको अधिकार दिया गया कि वो कांग्रेस के रूप में कार्य करे। इसके बाद चालू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बोले कि अवज्ञा करेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन विनय के साथ, सविनय, विनय के साथ। क्योंकि देखो अंग्रेजों की सरकार थी, हम डायरेक्ट उनसे लड़ नहीं सकते थे। गांधी जी ने एक रास्ता निकाला कि विरोध भी करो लेकिन प्यार से। तो उसी में सविनय, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 से 1934 तक चला, जिसमें गांधी यात्रा से प्रारंभ हुआ। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ दांडी तक दांडी यात्रा प्रारंभ की। कहां तक? दांडी यात्रा तक, दांडी तक। कितने लोग थे? 78, 78 लोग। दांडी की तरफ यात्रा प्रारंभ की। दांडी दूरी देखो, वहां से साबरमती आश्रम से लगभग दांडी की जो दूरी थी, दांडी यात्रा जो थी 385 किलोमीटर के लगभग थी, और जो कि 6 अप्रैल 1930 को पूरी हुई। कब प्रारंभ की उन्होंने यात्रा? उन्होंने यात्रा प्रारंभ की 12 मार्च को। ये आपका 12 मार्च 1930 को।
और ये समापन कब हुई? 6 अप्रैल 1930 को, यानी कि मार्च में चालू की और अगले महीने अप्रैल में खत्म हुई। 12 को चालू करी, वहां से 6 दिन पहले अप्रैल में खत्म हो गई। समुद्र के पानी वाष्पीकरण के बाद बने नमक को उठाकर कानून तोड़ा। देखो, जो समुद्र के पानी से और उसमें से पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाता है, वेपर बन के उड़ जाता है, उसके बाद जो नमक बचता है वो अधिकार केवल अंग्रेजों के पास था, भारतीय नमक नहीं बना सकते थे। तो ये कानून जो था कि केवल अंग्रेज ही नमक बनाएंगे, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की। दांडी यात्रा करने के बाद समुद्र के किनारे जो वाष्पीकरण से जो नमक बनता था उसको मुट्ठी में उठाकर, यानी एक तरह से उन्होंने कानून तोड़ा कि नमक नमक पर हमारा अधिकार है और हम भी ये कार्य करेंगे। और यहां से ही पूरे देश में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने नमक उठाया और वहां से ही पूरे देश में जो है सबने अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हो गया। ठीक है। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका 5 मार्च 1931 को गांधी लॉर्ड इरविन समझौता। 31 5 मार्च 1931 को गांधी लॉर्ड इरविन समझौता। जब सबने अवज्ञा आंदोलन जब चालू हुआ तो 5 दौर जो निकले वो वार्ता के निकले, और 5 दौर वार्ता के बाद क्या हुआ कि एक फाइनल मीटिंग हुई 5 मार्च 1931 को गांधी लॉर्ड इरविन के बीच। 5 दौर की वार्ता के बाद 5 मार्च 1931 को गांधी लॉर्ड इरविन समझौता हुआ, जिसमें 5 दौर की वार्ता के बाद यह फाइनल ये हुआ कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच वार्ता हुई। उस वार्ता में गांधी जी ने अपनी जो मांगे थी वो उनके सामने रखी। अब देखिए, 23 मार्च 1931 की भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई। गांधी जी ने अगर वो चाहते तो लॉर्ड इरविन के सामने उस बात को भी रख सकते कि उनकी फांसी माफ की जाए, उनकी फांसी माफ की जाए, लेकिन गांधी जी ने शायद ये नहीं किया। और उसका सबसे बड़ा कारण था, दरअसल वो इन तीनों के संघर्ष को, जो भगत सिंह थे उनके संघर्ष को गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा नहीं मानते थे। इन तीनों की बात इसलिए नहीं रखी गांधी जी ने क्योंकि वो तीनों के संघर्ष को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा नहीं मानते थे, बस इतनी ही बात थी। लेकिन उन्होंने कहा, समझौता हुआ उस समय उन्होंने ये बात कही कि अगर आप चाहें तो इनकी फांसी माफ कर सकते हैं। एक कहना, सिंपली पोलाइटली कहना एक अलग चीज है, एक अपनी दम से कहना कि नहीं नहीं माफ करनी पड़ेगी। तो यहां तक जैसा कि मैंने बुकों से पढ़ा उसमें यही निकल गया कि गांधी जी ने बात कही लेकिन बड़ी सिंपल तरीके से कि आप चाहें तो माफ कर सकते हैं। और उसी का फिर परिणाम ये रहा कि 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई। अब आइए इससे आगे चलते हैं, जिसमें गांधी जी की भूमिका रही, और वो है गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन आखिर क्या, पहले ये समझ लो। गोलमेज का मतलब है गोल टेबल पर जो सम्मेलन होते हैं वो गोलमेज सम्मेलन है। ये 3 हुए। कब कब हुए? पहला हुआ 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में, और तीसरा हुआ 1932 में। ठीक है। 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुए वो कहां हुए? इंग्लैंड में। उसकी अध्यक्षता की राम से मैकडोनाल्ड, जो वहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था राम से मैकडोनाल्ड। राम से मैकडोनाल्ड, उन्होंने इनकी अध्यक्षता की। लेकिन 1930 में कांग्रेस नहीं गई और ना ही 1932 में कांग्रेस गई। कांग्रेस ने केवल, कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कब लिया? 1931 में। केवल 1931 में गांधी जी ने भाग लिया। किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से।
लेकिन एक प्रश्न देखो अहम बनता है कि इन तीनों सम्मेलन में आखिर किसने भाग लिया। तो मैं आपको बताऊं कि इन तीनों 1930, 31 और 32 इन तीनों सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो कि दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्होंने यहाँ पर तीनों सम्मेलनों में भाग लिया। तो गोलमेज सम्मेलन जो है वो इंग्लैंड में हुए और यहाँ पर केवल दूसरे सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया। लेकिन 1932 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ कि एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वहां पर उपस्थिति दी या उसमें शामिल हुए। प्रस्ताव ये हुआ पास के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई दलितों के लिए और दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो थी, आरक्षित सीटों की संख्या जो थी वो 71 थी। लेकिन जब गांधी जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने, गांधी जी ने बात की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से और बाद में पूना पैक्ट हुआ या पूना समझौता। पूना पैक्ट या पूना समझौता के अंतर्गत पुणे की यरबदा सेंट्रल जेल में, तो कहां पर हुआ, सेंट्रल जेल कहां की, पुणे की यरबदा सेंट्रल जेल में एक समझौता हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। उसमें दो बात क्लियर हुई, पृथक अलग से निर्वाचन क्षेत्र होगा उसकी बात खत्म कर दी गई। दूसरी बात यह थी कि जो 71 सीटें थी दलितों के लिए, दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 71 से 148 कर दी गई। कितनी, 71 से 148। पहले कितनी थी, 71, फिर कर दी गई 148। और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और यह व्यवस्था जो थी प्रांतीय विधानसभा में, यानी कि प्रांतीय विधानसभा जो थी वहां पर जो आपकी आरक्षित सीटें थी 71 से 148 कर दी गई और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई। उसके बाद आपको पता ही है कि गांधी जी 1948 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारे जाने पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली।